नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पेपर वन यानी हिंदी का करते हैं दोस्तों। आज देखते हैं पेपर वन का। तो आप लोग का डिमांड था कि सर पेपर वन का बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पेपर वन में किस टाइप का जेएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, पेपर वन से जेएसएससी में जो आया है उसको बता रहे हैं दोस्तों कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा किस टॉपिक में कैसा आया था दोस्तों, समझे। किस टॉपिक से कितना आ रहा है, कौन सा व्याकरण से कितना आ रहा है, पेशेज से कितना आ रहा है दोस्तों, ये सब चलिए देखते हैं दोस्तों, समझे। तो आप लोग को हिंदी है ना, जो पेपर वन आप लोग को वहाँ 30% लाना है दोस्तों, समझे। और इंग्लिश में भी 30% लाना है। तो दोनों हिंदी और इंग्लिश मिला के आप लोग को 30% लाना है दोस्तों, समझे। तब जाके आपको पेपर टू और पेपर थ्री आप लोग का जांच होगा दोस्तों। अगर आप हिंदी में ही और अंग्रेजी में ही आप 33% नहीं लाते हैं तो आप लोग का आगे जाके कॉपी नहीं जांच होगा दोस्तों, समझे। इसीलिए आप लोग पेपर वन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, वर्ण से है, समझे। वर्णों में उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वाक्य, वाक्य, वक्तव्य। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। कि वर्णों को समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो शब्द कहलाता है दोस्तों। तो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है दोस्तों। तो इसमें कौन है दोस्तों? तो देखिए, कुलीन है, सुदर्शन है, विनम्रता है, निर्बल है। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कुलीन है। ये उपसर्ग रहित शब्द है दोस्तों। देखिए, इसमें कुल शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है दोस्तों। जोड़ने से बना है कुल शब्द, है ना। तो उसमें ई प्रत्यय जोड़ने से कुलीन बना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कुलीन हो जाएगा। अब देखिए, कौन सा शब्द स्पुलिंग है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, कौन सा एक पुलिंग है? मंजिल है, भरमार है, मर्यादा है, पुलिंदा है। तो इनमें कौन सा शब्द है पुलिंग है दोस्तों? तो ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिंदा। ये पुलिन है जब दोस्तों। जबकि यहाँ देखिए, मंजिल, भरमार और मर्यादा, ये तीनों क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। और जबकि पुलिंदा ये पुल्लिंग है दोस्तों। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द को चुनना है। देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा एक तत्सम शब्द है दोस्तों? तो देखिए, पड़ोसी, गोधम, बहु, शहीद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोधूम। ये है ना, ये तत्सम शब्द है दोस्तों, समझा। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा गोधूम का दोस्तों? तो इसका हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं। देखिए, तत्सम और तद्भव। तो इसका तत्सम शब्द कौन है? गोधूम। तो इसी का ही तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? गेहूं हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। यह कौन सा वाक्य है दोस्तों? कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, यह कौन सा वाक्य है दोस्तों? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा वाक्य है दोस्तों? तो देखिए, इसका है, ये कौन सा वाक्य होगा? तो यह है सरल वाक्य है, समझे। तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, यह वाक्य सरल वाक्य है दोस्तों। कौन सा है? सरल वाक्य है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। कौन सा एक शुद्ध वाक्य है दोस्तों? तो देखिए, इसमें चारों में से कौन सा शुद्ध है? देखो, फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं। ये है फर्स्ट ऑप्शन में। देखिए, देखो फूलों पर भौरे गुजार रहे हैं।
देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुजारते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन में? तो इसमें कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर बी है। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, समास शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो क्या है समास शब्द का अर्थ? संक्षेप है, टिप्पणी है, सार है, व्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो समास शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? देखिए दोस्तों, इनमें चारों में कौन सा एक सकर्मक क्रिया है दोस्तों? तो देखिए, दौड़ना होगा, रूठना होगा, मुस्कुराना या पीना। तो इसमें कौन सा एक सकर्मक क्रिया है दोस्तों? तो देखिए, इसमें कौन सा है? पीना एक सकर्मक क्रिया है। कौन सा होगा दोस्तों? पीना। नेक्स्ट, हास का विलोम शब्द दोस्तों। तो हास का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो हास का हो जाएगा विलोम शब्द विहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विहास। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा केसरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? देखिए, बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन करना, भयभीत करना। तो कौन सा होगा दोस्तों? ये प्रलोभन करना इसका सही अर्थ होगा दोस्तों इस मुहावरे का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है दोस्तों? देखिए, चारों में कौन सा शब्द एक शुद्ध है दोस्तों? तो देखिए अच्छे से, तो ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में। तो इसमें कौन सा एक शुद्ध शब्द है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, आदि शासी। ये शुद्ध शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। देखिए, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा एक शुद्ध वाक्य है दोस्तों? तो गुरु आ रहे हैं, समझे? ये आपका सही शुद्ध वाक्य है दोस्तों। जिस स्त्री का पति जीविक या उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो कौन सा है? पतिव्रता, साधना, विवाहित, अनुरक्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सधवा हो जाएगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? तो जुगुप्सा रस, क्रोध रस, शोक रस, निर्वेद रस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका निर्वेद रस हो जाएगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो तालव्य, कंठव्य, मूर्धन्य, दंत्य। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा कंठ हो जाएगा। निम्न में बताइए कि किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है। तो कौन सा है? उत्साह है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, पूना है। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था दोस्तों। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो देखिए, ये हुआ था आपका, कहाँ हुआ था? लौकिक संस्कृति से, पाली संस्कृति से, मगध अपभ्रंश से, या वैदिक संस्कृति से। तो कहाँ हुआ, कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो ये होगा आपका पाली प्राकृतिक से। हिंदी भाषा का जन्म एक दीर्घ परंपरा में पाली भाषा से प्राकृतिक से हुआ है दोस्तों। कहाँ से हुआ था? प्राकृतिक से हुआ है, पाली प्राकृतिक में से।
नेक्स्ट देखिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है, कौन सा है दोस्तों? सरल वाक्य का, इच्छा वाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य का, अज्ञात वाचक का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य का है। देखिए अब नेक्स्ट, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो, वाक्य किस कारक का है दोस्तों? तो ये किस कारक का है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान, अपदान, संबंध या अपदान। तो किसका होगा दोस्तों ये? तो हो जाएगा आप लोग का संप्रदान। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, और ये वाक्य क्या है दोस्तों? संप्रदान कारक है। नेक्स्ट, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है दोस्तों? तो भाववाचक का, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो क्या होता है दोस्तों? ये बाजार समूहवाचक होता है दोस्तों। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है इसका सही उन्नति? महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय या महा प्लस आशय। तो क्या हो जाता है दोस्तों? महाशय का सही अर्थ हो जाता है संधि विच्छेद, तो आपका हो जाता है महा प्लस आशय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये आपका सी हो जाएगा। तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा में कौन सा समास है दोस्तों? तो ये आपका द्विगु समास होगा। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो इसमें देखिए दोस्तों, कौन सा एक सकर्मक क्रिया है? तो देखिए, तो मुस्कुराना, रोना, हंसना, पढ़ना। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका सकर्मक क्रिया? तो ये आपका पढ़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों, पढ़ना। नेक्स्ट, इनमें से अमृत शब्द का समार्थी शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो कौन सा एक समार्थी शब्द होगा दोस्तों अमृत का? तो ये आपका किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीयूष का। मधुर का विलोम है दोस्तों आम्ल, तीक्ष्ण, छरित, कट्टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, डी हो जाएगा, कट्टू हो जाएगा। मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कट्टू हो जाएगा। रुख का परिवाची शब्द है दोस्तों, तो क्या? टफ है, प्रसून है, तड़का है, हेयर बम है। तो रुख का परिवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा वी टफ है। कान कटाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? कन कटाना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका ये हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर होना। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या है? तो जो सुंदर हो उसे परखने की जरूरत नहीं है, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिस स्त्री को हाथ के कंगन मिल जाए और उसे क्या चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वचन बदलना है का आप सही विकल्प चुनिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वचन बदलना का सही तो इसका आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो व्याकरण पोर्शन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। देखिए, व्याकरण से हर टॉपिक से पूछा गया है दोस्तों पेपर 1 में। तो अब इसके अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों हिंदी के, इसी के। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह अनुच्छेद है दोस्तों आपका पैसेज। तो क्या है पैसेज में पढ़ के बताते हैं कि देवदत्त बुद्धिमान राजा था। एक दिन सिद्धार्थक नामक तपस्वी उसके राज्य में आए और राजा ने तपस्वी को सम्मान कर नगर मंत्री धनेश्वर को उठने ठहरने का प्रबंध करने की आज्ञा दी।
तपस्वी को त्यागी एवं बलिदानी मानकर अनेक सेठ साहूकार उन्हें दक्षिणा में धन देने लगे। काफी धन इकट्ठा होने पर तपस्वी ने धन के एक कलश में रखकर जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया तथा उस पर निगरानी रखने लगा। कुछ दिन पश्चात जब वह जंगल गया तो वो देखा कोई उसका धन चुरा ले गया है। यह देखी उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसने निश्चय किया कि मैं नदी तट पर अपनी जान दे दूंगा। तो देखिए आगे जान उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ कि यह बात जब राजा तक पहुंची तो उसने दरबारियों को भेज तपस्वी को बुलवाया तथा समझाया, देवता धन खो जाने पर मृत्यु वरण अच्छा नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है देखिए, धन दौलत तो धूप छाह के समान है, उसके लिए इतना शोक व्यर्थ। तपस्वी अपनी बात पर अटल था। तब राजा ने पूछा, तपस्वी अपने धन जहाँ रखा वहीं कोई निशानी बता सकते हैं? तपस्वी बोला, महाराज मैंने वह धन जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबाया, वही उसकी निशानी थी। कुछ देर विचार मग्न रहकर राजा बोला, धीरज रखिए, धन आपको वापस मिल जाएगा, मारने का निश्चय छोड़ दीजिए। राजा श्यान नगर के शीर्ष दर्द का बहाना करके लेट गया। नगर के वैद्य राजमहल में आते तथा उपचार करके चले जाते। राजा से देखिए प्रत्येक से एकांत में एक ही प्रश्न पूछता, नगर में आजकल किस बीमारी की कौन सी दवा दी जा रही है? तो वेद जी बोलते हैं, वेद राजा से प्रश्न का उत्तर देते तथा चले जाते हैं। एक वेद ने बताया, मैंने अपने रोगी शिवराज को नाग वाला बूटी खाने को कहा था। यह सुनकर राजा शिवराज के दरबार में बुलवाया और पूछने पर शिवराज ने बताया, मेरा नौकर दिनों जंगल में जाकर नागवाला बूटी लाया था। फिर आगे क्या होता है देखिए। आते ही राजा ने नौकर से कहा, अपने मालिक के लिए जंगल में नागवाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो धन निकला उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। ये नौकर डर के कांपने लगा। वह दौड़ा दौड़ा घर गया तथा वापसी का धन लाकर राजा को सौंप दिया। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, समझे। ये तो आपका ये कहानी हुआ। तो इस पैसे से किस टाइप का क्वेश्चन आया था जेएसएससी में, तो देखिए चलिए इसका पैसेज देखते हैं दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन देखिए तो किस टाइप आया है। देखिए, राजा ने तपस्वी को धन की खोज करके लौटने का आश्वासन तुरंत क्यों दिया? तो क्यों दिया था तुरंत दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपने बुद्धिमानी के चतुर्थ विश्वास पर दिया था दोस्तों। इसका राइट यही होगा। अब देखिए, गद्यांश में धन दौलत की तुलना किससे की गई है तो दोस्तों? तो गद्यांश में किसे की गई है तुलना दोस्तों? दान दक्षिणा से, मृत्यु वरण से, जड़ी बूटियों से, धूप छाह से। तो किसे की गई है? तो ये की गई है आपका ये धूप छाह से की गई है दोस्तों। तपस्वी ने धन को किसने चुराया था? तपस्वी के धन को किसने चुराया था दोस्तों? नगर मंत्री ने, राज कर्मचारियों ने, वेद के नौकर ने, रोगी के नौकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका ये हो जाएगा रोगी के नौकरों ने, समझे। तपस्वी
जी के धन को रोगी के नौकरों ने चुराया था। देखिए देखिए गद्यांश के प्रयुक्त आँखों के आगे अंधेरा छाने से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो देखिए अचानक आँखों की परेशानी चली जाना, जमीन पर गिर पड़ना, मृत्यु दिखाना, जीवन अंधकारियम हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा हो जाएगा? जीवन के अंधकारियम हो जाना। नेक्स्ट देखिए तपस्वी ने राजा को धन छिपाने का स्थान पर कौन सी निशानी बताई थी दोस्तों? तो जंगल, जड़ी बूटी, पेड़, नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा पेड़ हो जाएगा। तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था दोस्तों? तो अपने घर में, जंगल में, नगर मंत्री के घर में, नदी के तट पर। तो कहाँ छिपाया था दोस्तों ये? तो इसका हो जाएगा नदी के तट पर तपस्वी जी ने अपना धन छुपाया था दोस्तों। तपस्वी का धन निम्नलिखित में किस व्यक्ति को ने वापस किया था दोस्तों? तपस्वी का धन निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने वापस किया था दोस्तों? धनेश्वर, देवदत्त, शिवराज या दीन। तो कौन किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर दोस्तों। डी हो जाएगा, दीनू ने तपस्वी जी का धन को वापस किया था दोस्तों। अब देखिए तपस्वी ने इतना धन कैसे और या कहाँ से इकट्ठा किया था दोस्तों? तो राज दरबार के ईमान के रूप में, राज दरबार के भेंट के स्वरूप में, नगर मंत्री के दक्षिण में, जंगल के चारों ओर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नगर मंत्री के दक्षिणा में। राजा ने सिर दर्द का बहाना क्यों किया था दोस्तों? तो राजा ने सिर दर्द का बहाना क्यों किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, तो उसमें देखिए वह उस दौरान नगर में फैली बीमारियों तथा उपचारों का पता लगाना चाहता था। उसे नगर वेद पर शक था। वह जानता था कि इस कारण तपस्वी अपना वध तोड़ देगा। तो इसका राइट आंसर वही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए तपस्वी का स्वभाव कैसा था दोस्तों? त्यागी था, अल्पहारी था, बलिदानी था, लालची था। तो कैसा था दोस्तों तपस्वी का स्वभाव? तो इनका स्वभाव था बलिदानी था। देखिए गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा में किस बात की ओर संकेत किया है दोस्तों? तो किस बात की ओर संकेत? जान ना देने की बात, राज्य में निवासी ना करने की, नदी में डूब जाने की, नौकर को दंडित करने की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा नदी में डूब जाने की। गद्यांश में वाक्यांश नौकर के डर से कांपने लगा में किस डर की ओर संकेत किया है दोस्तों? तपस्वी की सांप पर चोरी पकड़े जाने का, राज दरबार के में बुलाया जाने पर, या गद्यांश में स्पष्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका तपस्वी का सांप हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट गद्यांश। देखिए ये उसमें तो हो गया था एक गद्यांश कंप्लीट। अब देखिए अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कायावाद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इसमें बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस सं संयमय है, संयमय है। और यह संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहित किया गया है जिसका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार
के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब को नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है दोस्तों। गांधी जी ने बार बार लिखा कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। समझे, गांधी जी ने ये बात बोले थे। देखिए आगे आप, यदि अहिंसात्मक प्रकृति को जागृत और पुष्ट करने में समय लाए जाए तो निर्भरता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप से देखने में आता है दोस्तों, अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना है कि मनुष्य के लिए संभव नहीं, ये बुनियादी बात है दोस्तों। समझे, तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समझे, ये गद्यांश का, तो देखिए इस गद्यांश का क्वेश्चन किस टाइप बना आया है दोस्तों इस गद्यांश में, तो आप लोग भी एग्जाम में इस अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। इस टाइप का आप लोग को भी क्वेश्चन, कोई भी गद्यांश आएगा तो आप लोग भी इस गद्यांश से देखिए कि आप लोग कर सक रहे हैं कि नहीं। तो उस वक्त में फौजी की गतिविधियां का उल्लेख इसलिए है किया गया है क्योंकि अहिंसात्मक अभ्यास का विवेचन किया जा सके, अहिंसात्मक अभ्यास उसे प्रतिपादित किया जा सके। समझे, सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता संकेतित किए जा सके, फौज का महत्व निरूपित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया जाता है दोस्तों, तो किसको धर्म ग्रंथों में सबसे अधिक बल दिया जाता है दोस्तों, तो धर्म पालन पर, सदाचार के नियमों पर, भक्ति और ज्ञान पर, सहीन गुणता पर। तो किस पर दिया जाता है बल दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदाचार के नियमों पर हो जाएगा। सदाचार की प्रमुख चर्चित दिशाएं हैं दोस्तों, माया तथा ममता, श्रद्धा, भक्ति, सत्य, अहिंसा, पूजा अर्चना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, सत्य अहिंसा हो जाएगा। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, बचपन में सैनिक शिक्षा का महत्व, युवा अवस्था में सत्य का आचरण, प्रत्येक अवस्था में निडर रहना, बचपन से ही अहिंसात्मक प्राकृतिक अभ्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा बचपन में से ही अहिंसात्मक प्राकृतिक अभ्यास। उपयुक्त गद्यांश सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है दोस्तों, तो इस गद्यांश का क्या शीर्षक होगा दोस्तों, सदाचार का महत्व, अहिंसा का मार्ग, ईश्वर भक्ति का औसत्य, बेबुनियाद की बात। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो ये हो जाएगा आपका अहिंसा का मार्ग हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट गद्यांश पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए ये भी और एक गद्यांश पूछा गया है। वैसे तो भारतीय साहित्य में ऋग्वेद में से ही अनेक सुंदर प्रेमाख्यान उपलब्ध होने लगते हैं, किंतु इसकी अखंड परंपरा का सूत्रपात महाभारत से होता है। इसका मूल कारण कदाचित यह है कि महाभारत काल से ही पूर्व जहाँ भारतीय समाज में अंतिम मर्यादावादी दृष्टिकोण से प्रमुख दिखाई पड़ती है दोस्तों, यह महाभारत समाज में हम स्वच्छ प्रणय भावना का उन्मूलन और विकास देखते हैं दोस्तों। महाभारत में वर्णित विभिन्न प्रसंगों में स्पष्ट है कि उस युग में प्रणय के क्षेत्र में जाति, कुल, वर्ण और लोक मर्यादा का विचार बहुत कुछ शिथिल हो गया। सौंदर्य की प्रेरणा से ही प्रेम और विवाह संबंध स्थापित होता है दोस्तों। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद भी लुप्त हो गया है। इसीलिए भीम असुर कन्या हिंडिबा से, अर्जुन नाग कन्या चित्रागंदा से, कृष्ण ऋग कन्या जम्बवती से विवाह कर लेते हैं।
प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, नायिका का बलात् अपहरण और नायिका के संरक्षकों से युद्ध में अनुचित नहीं माना जाता है दोस्तों। कृष्णा द्वारा रुक्मणी का तथा अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण और भीम हिंडिका प्रादुर्भाव अनिरुद्ध और उषा प्रसंग के नायिका के संरक्षक से युद्ध इसी को प्रमाणित करता है। समझे? आगे देखिए आगे। ऐसी स्थिति में यह महाभारत से ही स्वच्छ कन प्रेमाख्यान में रोमांस साहित्य का प्रवर्तक माना जाए, या तो अनुचित न होना। महाभारत के समाविष्ट प्रासंगिक उपाख्यानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नल दमयंती उपाख्यान है, जिसमें स्वच्छ छंद प्रेम का या रोमांस की वे सभी प्रवृत्तियां उपलब्ध होती है जो परवर्ती प्रेमाख्यानक उपाख्यानों में बराबर प्रचलित रही है दोस्तों। यथा नायक नायिका में वे अप्रत्यक्ष परिचय से ही प्रेम की उत्पत्ति, हर्ष द्वारा संदेशों का आदान प्रदान, नायक नायिका के मिलन से अनेक बाधाओं की उपस्थिति, परिस्थितियों, नायक नायिका का विच्छेद और पूरा मिलन अस्तु महाभारत यदि प्रेमाख्यानों की आधार भूमि है, या नल दमयंती उपाख्यान का उसका सर्वाधिक आकर्षण केंद्र बिंदु है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका एमसीक्यू देखते हैं, क्वेश्चन समझे किस टाइप है। देखिए हमारे साहित्य की प्राचीनतम रोमांटिक रचना उपलब्ध है दोस्तों। तो किसमें है दोस्तों रचना उपलब्ध? तो उपनिषदों में, ऋग्वेदों में, महाभारत में, प्रेमाख्यानक सूफी वाक्यों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महाभारत में। समझे? इस गद्यांश के मुताबिक प्रधुंद, प्रभावती प्रसंग और अनिरुद्ध उषा प्रसंग में समानता। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों क्या होगा? उसने सर्वाधिक आकर्षण प्रेमाख्यान होने में, उसने सर्वाधिक निकृष्ट प्रासंगिक व्याख्यान में होने में, उनकी नायिकाओं के संरक्षकों के युद्ध होने में, उनके ऋग्वेद के संबंध में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, उनके नायिकाओं के संरक्षकों के युद्ध में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है गद्यांश से, तो आप लोग भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। समझे? तो आप लोग भी उसमें 33% जरूर लाइएगा पासिंग मार्क। महाभारत के प्रेमाख्यानक साहित्य की अखंड परंपरा का प्रवर्तक इसीलिए माना जाता है क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि ऋग्वेद में कोई प्रेमाख्यान नहीं है। महाभारत में वर्णित प्रेमाख्यानों में स्वच्छ छंद प्रेम की प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती है। महाभारत में प्रेमाख्यानों में प्रेम के आदर्शों का चित्रण हुआ। महाभारत प्रेमाख्यान का काव्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए प्रणय और परिणाम संबंधों के विकास में महाभारत में कई प्रसंग इस ओर संकेत है कि उस काल में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए तो ऑप्शन नंबर 51 का हो जाएगा आपका, प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य के भेद लुप्त रहा है। उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा शीर्षक हो जाएगा आपका ये प्रेमाख्यान परंपरा का और सूत्रपात हो जाएगा। अब देखिए और लास्ट गद्यांश है दोस्तों। देखिए ये गद्यांश ऐसा है, देखिए ये समय और पश्चिमी वस्तु शिल्पी है, ये गद्यांश है दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए लास्ट गद्यांश है दोस्तों। एक समय की पश्चिमी वास्तुशिल्पी जो समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। भारत आए विद्वान की विचारधारा यह थी कि भवन निर्माण में स्थानीय उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक दूसरे से या विदेश
से प्राप्त होने वाले साधनों को कम से कम उपयोग होना चाहिए। इससे समाज की गतिशीलता आएगी, उत्पादन में पूरे समाज की भी प्रतिभा का उपयोग होगा और रोजगार में स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक हिस्सा होगा मिलेगा। हमारे पश्चिम प्रभावित वास्तुशिल्पी इस वास्तुशिल्पों में काफ़ी हैरान हुए कि वह आधुनिक होकर ऐसे भी बातें करते हैं। उनमें कुछ तो संशय हुए कि ना इनमें तो हमें पिछड़ा बनाए रखने की कोई चाल है। देखिए, अतिथि ने पाया कि वह अजनबियों के बीच घिर गया, जबकि भारत जैसे ग्रामीण प्रधान समाज में उनके विचारों से सही ढंग को समझने लायक दिमाग होने चाहिए। परंतु वास्तविकता में यह थी कि ये दोनों के मन में आधुनिकता की अवधारणा को लेकर अंतर था। एक मानता था कि प्रौद्योगिकी का आविष्कार जिस समाज में होता है वह है न्याय और समानता की आवश्यकता उस आविष्कार में प्रतिबंधित होती है। यह प्रौद्योगिक मनुष्य की चिंता स्वतंत्र छोड़ती है। यह है दोस्तों, वह उन सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर है जिसमें हम प्रौद्योगिकी का आविष्कार एवं चुनाव करते हैं। हमारे लोग यह मानते हैं कि जो पश्चिम से हो चुका है उसकी नकल की आधुनिकता है। देखिए पैसेज और आगे देखिए। जहाँ स्थानीय साधनों से भवन निर्माण का प्रश्न है, वे या तो गंदी बस्तियों की कल्पना कर पाते हैं जहाँ शहरों में उत्कृष्ट लोहा लकड़ और गांव में बचे हुए खरपतवार को मिलाकर झोपड़ियों बनाती है, या फिर उन आलीशान महलों की जहाँ हस्तशिल्प के सुंदर नमूनों उनकी स्वाधीन आवश्यकता और उपयोग एवं शिल्पी के रोजगार के संदर्भ में हीन करके सजाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका अब देखते हैं। ये तो गद्यांश पढ़ लिए, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन दोस्तों। देखिए गद्यांश के अनुसार समाज और गतिशील आएगी में से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में क्या है। समाज का शीघ्र विकास होगा, समाज की प्रतिभा का अधिक से अधिक एवं उसकी हिस्सेदारी होगी, समाज में शीघ्र परिवर्तन होंगे, समाज चिंतन में बदलाव आएगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समाज में प्रतिभा अधिक से अधिक और उसकी हिस्सेदारी होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन आधुनिकता की अवधारणा को लेकर अंतर में प्रयुक्त अंतर की भारतीय धारणा को स्पष्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा। आधुनिक साजो सामान से देश की उन्नति संभव, स्थानीय साधनों का प्रयोग पिछड़ापन है, पश्चिम की नकल आधुनिकता है, दैनिक क्रियाकलापों में मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रयोग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय साधनों का प्रयोग पिछड़ापन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, गद्यांश के अनुसार पश्चिमी वास्तु शिल्पी भवन निर्माण में आधुनिक साधनों का उपयोग पर बल देने का क्या लाभ बताता है। तो क्या लाभ बताता है दोस्तों, तो विदेशी मुद्रा की बचत, भारतीय वास्तुकला का निखार, उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग, नवीन समाज का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग। देखिए गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इनमें से चारों में कौन सा ऑप्शन ए बी सी गद्यांश के अनुसार सत्य है दोस्तों। तो देखिए विदेशी सामान के इस्तेमाल पर अधिक बल दिया जाता है, स्थानीय साधनों के उपयोग से समाज में अधिक गतिशीलता आएगी,
हमें केवल पश्चिमी प्रौद्योगिकी के विकास को अपने यहाँ आधार मानना चाहिए। स्थानीय साधनों का प्रयोग के विकास में गति रुक जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन सत्य है दोस्तों। गद्यांश के अनुसार भारतीय लोग किन बातों को आधुनिकता मानते हैं दोस्तों? तो गद्यांश के अनुसार भारतीय लोग किन बातों का आधुनिकता मानते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर में देखिए क्या स्थानीय साधनों का प्रयोग को, महंगे सामान के प्रयोग को, स्वदेश निर्मित सामान के प्रयोग को, या पश्चिमी की अंधाधुंध नकल को? तो ये हो जाएगा आपका ये पश्चिमी के अंधाधुंध नकल को। देखिए गद्यांश के माध्यम से लेखक पश्चिमी शिल्पी की किस अवधारणा को प्रचलित करना चाहता है दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखिए विदेशी साज सामान का वास्तुशिल्प में प्रयोग करना चाहिए। वास्तुशिल्प में महंगा एवं महंगा साधन प्रयुक्त करना चाहिए। स्थानीय उपलब्ध साधनों का भवन निर्माण आधिकारिक उपयोग करना चाहिए। पश्चिमी देशों में प्रगति को अंधाधुंधकरण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों, गद्यांश के अनुसार स्थानीय उपलब्ध साधनों को से क्या तात्पर्य? तो क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उसको, जो साधन को उसी तरह उसी जगह प्राप्त। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा आधुनिक का? तो प्राचीन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग हिंदी पेपर का यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग इंग्लिश पेपर के लाएंगे दोस्तों, समझे, पेपर 1 का। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।